नमस्ते, मेरा नाम वसुंधरा राजकुमार पासी है और मैं चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको इतिहास पाठ का पाठ क्रमांक 2 भारत 1960 के बाद की घटनाओं का अध्ययन कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1960। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो हमारा देश, जैसे कि आप सब जानते हैं बच्चों, कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और उसी के 3 वर्षों के बाद हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने बहुत सालों तक हम पर राज किया। उसके बाद 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने और उसी के साथ ही साथ हमारे 2-3 वर्षों के बाद हमारा जो संविधान था वो तैयार हुआ और भारत का जो संविधान था वो तैयार होने का समय लगभग 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन का समय लगा था। और इसके रचयिता श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी थे, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारे जाति, बहुत सारी भाषा, बहुत सारे वंश और बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। इसलिए हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम इस पाठ में अभी हम पढ़ने वाले हैं कि भारत जब आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जिसका प्रभाव हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर पड़ा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद उसकी स्थिति क्या थी कि वो बहुत ही उसकी स्थिति बिगड़ गई थी। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये पूरी तरह से हमारी जो स्थिति थी वो खराब हो चुकी थी। और सबसे पहली जो चुनौती थी भारत के सामने वो थी कि किस तरीके से हमारे देश की जो गरीबी है उसको हटाया जाए। अब गरीबी हटाने का जो प्रश्न था वो बहुत ही ज्यादा सामने मुंह खोले बैठा हुआ था। इसलिए हमारे भारत देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति लाई गई, बहुत सारी मशीनों का निर्माण हुआ, बहुत सारे जब मिल कारखाने इनका निर्माण हुआ ताकि लोगों को कार्य मिले और वो काम करने से हमारी आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह से अच्छी हो सके। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का स्वतंत्रोत्तर भारत मतलब आजादी के बाद का भारत ये कैसा था। संविधान, जैसे कि मैंने बताया कि संविधान कब बना था, कितने वर्षों में बना था। और अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग जैसे कि विविधता में एकता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक ही भारत देश में अलग अलग जाति, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और जिस तरीके से हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी, उसी तरह से जब हम भारत आजाद हुआ तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो अब हम देखेंगे कि जब 1960 ये भारत हमारा आजाद हुआ उसके बाद कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, पहले, दूसरे, तीसरे, और भी बहुत सारी जानकारियां हम लोग इस पाठ के द्वारा जानेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे भारत जब आजाद हुआ तो हर एक चीज की प्लानिंग होती है कि छोटी चीज के लिए भी प्लानिंग लगती है। तो भारत देश जब चलाना था तो उस समय योजना आयोग का गठन हुआ। ये योजना आयोग इसलिए बनाई गई थी कि हर वर्ष हमें किस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, उसलिए ये योजना आयोग का गठन हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में कि यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई ताकि हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा। खेत कृषि के मामले में, मिल कारखानों के मामले में उन्होंने अपना योगदान दिया, परंतु उनके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी थी जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। और अब ये तो हम लोग ने जाना कि हमारे देश में सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी वो, इसलिए अब राजनीति हमारी तो बहुत सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम बने थे।
परंतु जब हमें आजादी मिली उसके बाद हमें क्या करना था, हमें मजबूती से खड़े रहना था ताकि हम पर कोई हमला न कर सके या हम पर कोई फिर से दमन नीति का को अपना ना सके और हमें हम पर कब्जा ना कर सके। इस वजह से हमारे यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई ताकि हमारी राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको स्थिरता मिल सके, हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट होकर रह सके ताकि हम पर कोई भी और राज न कर सके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 1960 का दशक था उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं थी, जैसे गोवा दमन दीव का भारत में विलय, सीमा रेखा युद्ध, उसे इंग्लिश में बोलते हैं मैकमोहन रेखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन भी उसी समय हुआ था। तो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे बच्चों यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें फोटो में कि यहाँ पर जो भारत का जो हिस्सा 1960 के दशक में बना गोवा दीव दमन, यह पहले पुर्तगालियों के अधीन था, मतलब पुर्तगालियों का इस पर कब्जा था। इस वजह से जब 1960 का दशक हुआ, आजादी का दौर चला, तो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गोवा दमन दीव ये पुर्तगालियों के अधिपत्य से मुक्त होकर भारत के संघ राज्य का हिस्सा बने। फिर धीरे धीरे अब उस समय तो ये तो समस्या का समाधान हुआ, गोवा दमन दीव अपने आप को स्वतंत्र स्थापित करके स्वतंत्रता स्थापित करते भारतीय संघीय राज्य में का हिस्सा बन गए। परंतु यही उनकी समस्या इस दशक की खत्म नहीं हुई, वहां पर एक और समस्या थी मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन का जो बॉर्डर था उसको लेकर भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे युद्ध होने लग गए और ये जो उनकी सीमा थी इसका नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। मतलब जो सीमा प्रदेश थी, जो सीमा रेखा थी, उसका नाम रखा गया मैकमोहन रेखा, जो कि 1962 में इसका नामकरण किया गया। और तभी से हमारे बीच और चाइना के बीच, चीन के बीच बहुत सारे मनमुटाव खटपट शुरू ही है। अब धीरे धीरे जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ही जब विदेश नीति का चलन चला, मतलब जो भी विदेशों से आयात निर्यात ये सारी बातें होती थी, वो सारी नीति कौन देखते थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वही सारा कार्यभार अपने कंधों पर उठाए हुए थे। यही नहीं, उनका जो योगदान था सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उनका जो योगदान था बहुमूल्य था। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य किए जिनका शुक्रिया अदा हम नहीं कर सकते, और अब शुक्रिया अदा करें तो भी कम पड़ेगा। अब यहाँ पर 1960 के दशक में 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। उसके बाद तत्काल 1965 में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत ऐसे कार्य किए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कालखंड में क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहले उनके कालखंड में जो कश्मीर की समस्या है, बच्चों आप सब जानते हो कि हमारे देश में भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत चीन ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है। उस समय 1965 के समय में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, उसमें से एक थी कश्मीर समस्या, जो कि 1965 में फिर से एक बार युद्ध हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में, और दोनों देशों के बीच में सोवियत यूनियन ने, जो कि रशिया नाम से प्रसिद्ध है, उसने बीच बचाव करने का प्रयास किया और लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनका साथ दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने यही नहीं, जय जवान जय किसान का नारा भी भारत देश को दिया, ताकि जो भारत देश के किसान और जवान है उनको महत्व दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। उसी के साथ उसी समय 1965 ईस्वी में जब वह
लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के लिए निकले तो 1966 में उनकी वहां पर निधन हो गया। 1966 के बाद 1966 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और उनका जो कार्य था, एक तो वह महिला थी और प्रथम महिला के रूप में उन्होंने कार्य किया, जिसके लिए उनका जो कार्य था वह उल्लेखनीय था, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। अब उनका जो कार्य था उस समय 1966 के 1966 के दौरान जो हमारा जो पाकिस्तान था पहले, वह दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान। इस तरीके से दो भागों में पाकिस्तान बटा हुआ था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान का अभी का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। उसी समय जो मुजीबुर रहमान या पूर्वी पाकिस्तान की समस्या से जूझ रहे थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया और इसका परिणाम ये हुआ कि जब पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान इसमें जब डिवाइडेशन हुआ, मतलब जब ये अलग हुआ, तो उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी बनकर हमारे भारत देश में आए, तो हमारी भी समस्या बढ़ गई। तो इसी के साथ ये 1960 का दशक इन समस्याओं के साथ खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कि 1970 में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 1970 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, उनका कार्यकाल था 1966 से 1977 और उसके बाद कुछ कालखंड के बाद उन्होंने 1980 से 84 तक फिर से प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अब इतने वर्षों में क्या हुआ वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान ये युद्ध हुआ। उसके बाद जब पूर्वी पाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान ये अलग हुए तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में उनकी अध्यक्षता में हमारे यहाँ पर पोखरण राजस्थान में भारतीय परमाणु परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण करने का ये एक बोल सकते हैं हम लोग एक उद्देश्य यह था कि हमें क्या करना है, पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है। तो ये एक संदेश के रूप में इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश के समक्ष भारतीय परमाणु परीक्षण करके शांति का संदेश दिया। और उसी समय सिक्किम जो था, सिक्किम प्रदेश, ये भी संघ राज्य में विलीन हुआ। ये दो घटनाएं उस समय एकदम महत्वपूर्ण थी। अब इस समय जो राजनीति थी वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे जो पहले तो कांग्रेस थी, फिर धीरे धीरे आम जो लोग थे उन्होंने भी, बहुत सारे नेताओं ने अपनी एक आम पार्टी का गठन किया। अब वो पूरी तरह से जब हमारी राजनीति चरमरा रही थी, उसी समय 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने का आरोप इलाहाबाद कोर्ट में लगाया और इसी वजह से जब श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा तो पूरे भारत देश में इसके विरोध में बहुत सारी हड़तालें हुई। जगह जगह लोगों ने उसका प्रतिरोध किया, उनके लिए खड़े हुए। इस वजह से भारत सरकार ने अपनी स्थिति देखकर, भारत की स्थिति देखकर पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल ये होता है बच्चों की, उसमें जो लोग होते हैं उनमें बहुत सारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको स्थगित कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। तो ये जो आपातकाल की स्थिति थी 1975 से लेकर 1977 तक, मतलब 2 वर्षों का कालखंड में ये आपातकाल लागू किया गया। इस आपातकाल की वजह से ही एक महत्वपूर्ण बोल सकते हैं हम ड्रॉबैक, मतलब एक कमजोर कड़ी साबित हुई इंदिरा गांधी जी के लिए, जो कि इस आपातकाल की वजह से उनकी जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो जनता पार्टी जो उस समय आम पार्टी थी वह जनता पार्टी से पराजित हो गई। और उसी दौरान मोरारजी देसाई जी ये भारत के प्रधानमंत्री बने और यही समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनकी जो आम पार्टी थी, जनता पार्टी थी,
उनमें ही बहुत सारे मतभेद हो गए। अब जहाँ 4 लोग रहते हैं वहां पे उन मत तो भेद होते ही हैं, मतलब मत अलग अलग होते ही हैं। तो जनता पार्टी के आपसी मतभेद की वजह से भी जनता पार्टी ये पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हुई और उनकी जो सत्ता थी वो गिर गई। और इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर उसी समय जब ये 1980 का दौर चल रहा था, उस समय आम चुनाव हुए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को फिर से एक बार मौका मिला कि वो अपना जो उनसे सत्ता छिन गई थी, वो पराजित हो चुकी थी, वो फिर से एक बार सत्ता में आई। तो 1980 के दशक में 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री के पद पर आई। फिर उसके बाद 1980 का जो दशक था, 1980 का जो दशक था उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां हम देखने के लिए देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर उस समय खालिस्तान आंदोलन का बहुत बोलबाला था। खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान का साथ था, इस वजह से भारत में बहुत सारा असंतोष निर्माण हुआ। 1984 में बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने खालिस्तान की मांग की। जो सिख लोग थे उन्होंने कहा कि हमें अपना अलग राज्य चाहिए, जबकि हमारे संविधान में लिखा है कि अगर भारत देश में कोई भी राज्य विलीन होता है तो वो अब अपना अलग राज्य की मांग नहीं कर सकता। इस वजह से भी बहुत सारा असंतोष का निर्माण हुआ और आंदोलन चलने लगे। तो ये खालिस्तान आंदोलन तो चल ही रहा था। उसी बीच 1984 में बहुत सारे आतंकवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पनाह लिया और वहां से उन्होंने गोलीबारी करनी शुरू की, जिस पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुत प्रयास किया और वहां से उनको आतंकवादियों को मार गिराया, निष्कासित किया। फिर उसके बाद भारतीय सेना जो बुलाई गई थी उनको वहां से आतंकवादियों को जब उन्होंने भगा दिया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी की जो वहां के उनके जो गार्ड थे, जो सिख लोग थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गोली मारकर। और जब उनका देहांत हो गया, उसी के बाद 1984 में राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री का पद या बागडोर संभाला। भारत की अर्थव्यवस्था में और विज्ञान प्रौद्योगिकी में अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से राजीव गांधी जी का जो योगदान है वो पूरे भारत के लिए आशीर्वाद बनकर आया। बहुत ही 1980 के दशक में बहुत ही स्थिरता के साथ बहुत ही परिवर्तन हुआ भारत में। हम देखेंगे कि यहाँ पर 1980 के दशक में क्या क्या परिवर्तन हुए। जैसे कि 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, अर्थव्यवस्था विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार हुआ, श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या, बोफोर्स रक्षा सामग्री की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप। हम यहाँ देखेंगे कि जैसे 1984 में जब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, तब उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। उसी के साथ ही साथ जब उन्होंने वहां पर ही रहकर बहुत प्रयत्न किया और साथ ही साथ दूसरे जो देश थे जैसे श्रीलंका, वहां पे जो तमिल बोलने वाले लोग थे, अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है जिनकी संख्या कम हो। तो तमिल बोलने वाले जो अल्पसंख्यक थी उनका साथ वहां पर उन्होंने दिया ताकि उनका अलग राज्य निर्माण हो, अलग देश निर्माण हो, ताकि वहां पर वह पूरी तरह से स्वतंत्र तो होकर रह सके। तो इस तरीके से श्रीलंका की मदद राजीव गांधी जी ने दी। परंतु वहीं उसी के साथ साथ जब रक्षा सामग्री हम क्या करते हैं, भारत देश से बहुत सारी जो रक्षा सामग्री होती है, हथियार होते हैं, बम गोले बारूद टैंक तोप, ये सारी चीजें खरीदते हैं। तो वो कंपनी का नाम है बोफोर्स कंपनी। अभी तो राफेल का चल रहा था, राफेल कंपनी से हम सारी चीजें खरीदते हैं। परंतु उस 80 के दशक में बोफोर्स नामक कंपनी द्वारा हम लोग क्या खरीद रहे थे, भारत दूर तक मार करने वाले तोप खरीद रहे थे। उसी में राजीव गांधी जी का नाम फंसा और वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा, जिस वजह से एक कलंक की वजह से कांग्रेस उस समय पराजित हुई। और
80 के दशक में ही राजीव गांधी जी ने महिलाओं के लिए, बाल विकास के लिए ये एक अलग विभाग का गठन किया गया ताकि उन पर अत्याचार ना हो और बच्चों पर जुल्म ना हो। इस वजह से उन्होंने महिला और बाल विकास विकास का गठन किया। उसी के साथ ही साथ उन्होंने दलित अत्याचार विरोधी कानून भी पारित किया ताकि जो दलित लोग थे, छोटी जाति के लोग थे, उन पर भी अत्याचार ना हो। इस वजह से भी बहुत सारे कानून का गठन किया गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के बाद जिस तरीके से अब यहाँ पर जो उनकी सत्ता थी वह बोफोर्स में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के वजह से जब कांग्रेस की सरकार गिर गई तो उसी समय श्रीलंका लिट्टे संगठन की जो संस्था थी, ये लिट्टे संगठन ने के बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। परंतु उसी के साथ साथ 2004 में जब न्यायालय में राजीव गांधी जी की का केस चला और बोफोर्स मामले में वह निर्दोष साबित हुए। इसी तरह धीरे धीरे जब उनकी सत्ता गिरी उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह यह भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, आज के लिए हमारा जो लेक्चर था वो यही मैं खत्म करती हूँ। अगर आपको कुछ समस्या हो तो मुझे पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम, ये पाकिस्तान को 2 भागों में कैसे बांटा गया? कैसे बांटा गया? क्योंकि हाँ। उस समय पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो एक ही था, पूर्वी पाकिस्तान और ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु जब वहां पे बांग्लादेशी उन्होंने बोला कि नहीं, हमें जो बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने आंदोलन किया, जिस वजह से क्या किया गया, वहां पर उनको डिवाइड कर दिया गया। थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। हाँ, बोलो। अगर भारत में भी अगर ऐसे मांगेंगे तो दे सकते हैं? क्या? अलग डिवाइड हो सकता है? नहीं, भारत के संविधान में अलग। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत में यदि कोई राज्य विलीन होता है तो वो अपने लिए एक नए राज्य की मांग नहीं कर सकता है। तो जो भारत में विलीन हुआ है उसे भारत में ही रहना है। समझा? तो पाकिस्तान में वैसा नहीं था? पाकिस्तान में मतलब? मतलब पाकिस्तान में वैसा बनाया नहीं गया था संविधान वहाँ का अलग होने का? देखिए, जब जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय संविधान बना नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने अलग राज्य की मांग की, क्योंकि उस समय हमारी आजादी हुई और पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बना, जिसके कानून के मुताबिक हम अब किसी राज्य से भारत ये किसी राज्य को अलग नहीं कर सकता अपने से, और दूसरा और कोई राज्य मांग जुड़ नहीं कर सकता है? सकता। हाँ, विलीन हो सकते हैं, परंतु हम जो जुड़ चुके हैं वो अलग नहीं हो सकते। हाँ, ठीक है टीचर। थैंक। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो टीचर, हाँ, भारतीय बोलो। अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं थी? भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी? अब जैसे हमें जो भारत
अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, जो हमारी आर्थिक मतलब जो पैसे की स्थिति है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता ये थी कि हमने नई नई मशीनों का अंगीकार किया और आत्मनिर्भर बनने के साथ ही साथ हम लोग ने सामाजिक न्याय के साथ अपनी अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। थैंक यू टीचर। वेलकम। हेलो मैम। बोलिए। मैम हमारे देश का संविधान कौन से साल में पूरा हुआ था? 1950 में। 2 साल 18 महीने 11 दिन ओके ये मैम, बनने थैंक के यू। लिए लगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो टीचर। बोलो। टीचर, वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन कौन कौन से थे? 1991। यस टीचर। 1991 में तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है। अभी ये जो पार्ट है जो मैंने पढ़ाया है उसमें से जो कुछ नई प्रॉब्लम है उसके बाद का प्रॉब्लम है। मैंने उस 1980 के दशक तक पढ़ा है। उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी वो समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि पाकिस्तान से वह समझौता कर सके, पाकिस्तान को मना सके, परंतु वह नहीं माने। उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार जो कश्मीर था उसके मुद्दे पर बातचीत की और कारगिल युद्ध उसी दशक में 99 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, और भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था। तो ये उस समय का दौर था। 1991 के दशक में ये सारे परिवर्तन हुए थे। टीचर, कारगिल का भी युद्ध हुआ था क्या? हाँ, कारगिल का भारत और पाकिस्तान के बीच में 99 में हुआ था ना कारगिल का युद्ध, 1999 में, जिसमें पाकिस्तान हार गया था भारत से। उस थैंक समय यू के टीचर। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। थैंक यू टीचर। वेलकम। टीचर बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। मतलब अलग होने की मांग थी। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट करो। भारत ने किसी देश से अलग होने की मांग की थी, मतलब किसी देश से जुड़ा था क्या भारत? नहीं। ठीक है। हम्म
ठीक है बच्चों, हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा उसको हम लोग एक बार फिर से थॉरो कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हमने ये लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। जैसे अब यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा कि भारत में किस तरीके से भारत आजाद होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, संविधान बना, किस तरीके से भारत ये प्रसिद्ध हुआ विविधता में एकता के नाम से। फिर हमारे भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन हुआ, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास किस तरीके से किया, गरीबी जो एक बहुत बड़ी मूल समस्या थी उसका किस तरीके से उन्मूलन किया गया, उसको किस तरीके से कम करने के लिए सोचा गया। फिर उसके बाद योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। उसके बाद प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके योजना आयोग का बहुत सारा योजनाएं बनाई गई। फिर अब राजनीतिक स्थिरता को किस तरीके से बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया का निर्माण किया गया ताकि हमारी जो राजनीतिक स्थिति है वो पूरी तरह से स्थिर हो सके। फिर हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर कि किस तरीके से जब 1900 जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद 1960 में जब हमें आजाद होने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसमें से ये एक था कि गोवा दमन दीव ये भारत का हिस्सा बने, जो कि पहले पुर्तगालियों के अधीन में था, उनके आधिपत्य में था। और फिर चाइना जो चीन है उससे भी हमने युद्ध किया और सीमा रेखा बनी जिसका नाम मैकमोहन रेखा बनी। पर उसी समय हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ये हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो गया और वो हमारे बीच में नहीं रहे। फिर हमने देखा कि उसके बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने भी बहुत कार्य किया अपने कालखंड में। उन्हीं के समय के दौरान मतलब उनके कालखंड के समय भारत पाकिस्तान का युद्ध किस तरीके से हुआ, उन्होंने ताशकंद समझौता किया और साथ ही साथ उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया ताकि हमारे देश में जो किसान और जो सैनिक है जिनके वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हो हैं उनका सम्मान हो सके। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो गया। उसके उपरांत हमारे देश के प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिनका कालखंड था 1966 से 1967 तक। फिर उनके कालखंड के दौरान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश जो स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ और पोखरण में इंदिरा गांधी जी के अध्यक्षता में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया जिस वजह से विश्व को शांति का संदेश मिल सके। और साथ ही साथ उन्हीं के कालखंड में राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा की गई जिस वजह से उनको पराजित होना पड़ा और 1980 के दशक में वह फिर से प्रधानमंत्री के पद पर आई। फिर अब उन्हीं के कालखंड में जब खालिस्तान का आंदोलन हुआ, खालिस्तान आंदोलन मैंने बताया था कि बहुत सारे जो सिख थे वहां पर उन्होंने आंदोलन किया ताकि उनको एक स्वतंत्र राज्य मिल सके, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और उसी दौरान अमृतसर में आतंकवादी घटनाएं हुई और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 1980 के दशक में क्या क्या हुआ। 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया उसके बाद 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बहुत योगदान दिया अपनी भारत के अर्थव्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुधार करने के लिए। साथ ही उन्होंने श्रीलंका देश जो है उसमें तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को सुधारने का प्रयास किया ताकि श्रीलंका जो की अखंडता बनाए रखने के लिए उन्होंने उनका समर्थन दिया। परंतु जब ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तमिल जो अल्पसंख्यक जो लोग थे उन्हीं में से जो लिट्टे संगठन के लोग थे उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या कर दी। परंतु उसके बाद उसी दशक में उनके ऊपर बोफोर्स से कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोप जब खरीदी जा रही थी आयात निर्यात के लिए, फिर उसी समय उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और 2004 में न्यायालय ने राजीव गांधी जी को उस मामले में भी निर्दोष साबित किया। तो इस तरीके से 1980 के दशक तक क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या प्रभाव भारत पे पड़ा, हम लोग ने ये अध्ययन किया। मैं अपना लेक्चर इतना पढ़ाकर खत्म करती हूँ, इसके बाद का लेक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे।